दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है 25 अप्रैल को। ठीक है, तो मैं आपके लिए उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कहा कि वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाता है और अपने वीरतापूर्ण कार्यों के माध्यम से अपना परिचय देता है। वे अपने पौरुषत्व का अहंकार नहीं करते और अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते। ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं ये क्षितिज भाग 2 का जो काव्य खंड वाले हैं ना चैप्टर, जो सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, उनमें से ये क्वेश्चन हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगला दूसरा प्रश्न है, यहाँ कुंबड़ बत्तियाँ कोहू नाही ते तर्जनी देखी मर जाई, पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो आज इससे आशय है कि यहाँ कुंबड़ बत्तियाँ या छुई मुई के फूल कोई नहीं हैं जो अपनी उंगली दिखाने मात्र से डर जाते हैं, यानी उंगली दिखाने से ही डर जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, धनुष के टूटने पर लक्ष्मण ने कौन से तर्क दिए। तो लक्ष्मण ने तर्क दिए कि यह शिव धनुष पुराना था, श्री राम ने इसे नया जानकर हाथ लगाया था, यह हाथ लगते ही टूट गया। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने क्रोधित होकर लक्ष्मण से क्या कहा। परशुराम ने क्रोधित होकर लक्ष्मण से क्या कहा, यही कि तुम धृष्टता में ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारे माता पिता शोक में आ जाए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कवि अपने आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। कवि अपना आत्मकथा क्यों नहीं, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो कवि अपना जो है आत्मकथा वो क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि उनकी भूलें सबके सामने प्रकट हो जाएगी और सब उनके स्वभाव की सरलता की हंसी उड़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाना। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि जहां उसे अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा वहीं आत्मकथा लिखने से उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी, जिससे आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बारे में जान जाएंगे और वह स्वयं उपहास एवं व्यंग्य का पात्र बन जाएगा। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि अपनी दुर्बलता क्यों नहीं कहना चाहता। सेम है वैसे। ठीक है, क्योंकि उन दुर्बलताओं का उपहास उड़ाते हैं इसलिए नहीं कहना चाहता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आत्मकथा काव्यांश के प्रतिकार्य क्या है। इसका प्रतिकार्य है कि इस नाशवान संसार में दुख तकलीफों का कोई अंत नहीं है। इम्पोर्टेंट। अगला है, बादल किसका प्रतीक है। तो बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। बादल किसका प्रतीक होता है, पौरुष और क्रांति का। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्योंकि उस समय वसंत ऋतु के आगमन से सारी प्राकृतिक शोभा मनोहारी एवं रंग बिरंगी हो जाती है। कवि का मन उस शोभा को लगातार देखते रहना चाहता है, इसलिए वह इसकी सुंदरता को निहारता रहता है, चाहकर भी वह अपनी आंखों को उस पर हटा नहीं पाता। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अगला हमारा सेवंथ पेज है। क्वेश्चन है कि बच्चे की धंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह उसे देखकर प्रसन्न हो उठता है। उसका उदास मन सुंदरता कल्पनाओं में डूब जाता है। उसे लगता है कि मानो उसकी झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, बांस और बबूल के पेड़ जैसे नीरस जीवन में प्रफुल्लता और कोमलता रूपी शेफालिका के फूल झरने लगे हों। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इनमें से इस मतलब कि उत्तर में से यही प्रश्न बन सकता है कि झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे, इससे क्या आशय है, इससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान से पढ़ लेना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, शुभात्री शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है सौंदर्य। क्या अर्थ होता है, सौंदर्य। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करते जाना यार। ओके, और अगला क्वेश्चन है, फागुन मास में कौन सी ऋतु का आगमन होता है।
तो फागुन मास में ऋतुओं के राजा कहे जाने वाले वसंत ऋतु, ठीक है, वसंत का आगमन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता का वर्णनीय विषय क्या है? तो फागुन मास का प्राकृतिक सौंदर्य कविता का विषय है। ओके, अगला हमारा 9th पेज है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे की मुस्कान निर्मल, निरक्षर एवं मोहक होती है। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? स्वार्थ नहीं होता। जबकि बड़ों की मुस्कान में क्या होता है? बड़ों की मुस्कान कुटिल और बनावटीपन से पूरित होती है। उसमें स्वार्थ छिपा रहता है, ठीक है, उसमें स्वार्थ छिपा रहता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है कि पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण से कवि का क्या आशय है? तो बच्चे का कोमल स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया। ओके, और अगला हमारा क्वेश्चन है कि दंतुरित मुस्कान से कवि का क्या आशय है? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो वैसे सभी जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ध्यान से पढ़ लेना सबको। तो दंतुरित मुस्कान से आशय नन्हे बच्चों की मुस्कान से जिनके दांत अभी निकल रहे हो, जिसके दांत अभी निकल रहे हो, तो कवि का आशय उसी से है, दंतुरित मुस्कान से। तो कवि ने स्वयं को प्रवासी, इतर और अतिथि क्यों कहा है? तो कवि लंबे समय तक घर से बाहर रहा, इसलिए प्रवासी कहा। और प्रवासी होने के कारण बच्चे के लिए इतर 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 मतलब होता है अलग, ठीक है, तथा अतिथि था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।